जी बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। और जैसा हम आपसे प्रॉमिस कर रहे थे कि आपके लिए क्लासेस लेकर आएंगे, अब आपको रेगुलर जब तक आपके पेपर नहीं हो जाते हम प्रिपरेशन कराएंगे बीकॉम सेकेंड ईयर वाले बच्चों की। क्योंकि कोरोना में पेपर नहीं होंगे, इस चक्कर में रह गए आप लोग कि पेपर नहीं होंगे, ऐसा दिमाग में आ गया। लेकिन अब पता चला कि पेपर तो होंगे। अब पेपर होंगे तो थोड़ी समस्याएं आ गई आप लोगों के सामने, क्योंकि पढ़ा कुछ है नहीं। तो बेटा बस आपको इतना करना है, प्रिपरेशन हम कराएंगे। मैं ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट आपके लिए प्रयास करूंगा कि अवेलेबल करा दूं यूट्यूब पर। बस उसके लिए आपका थोड़ा सा साथ चाहिएगा कि आप अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक वीडियो को पहुंचा दें। लिंक को शेयर कर दिया करें व्हाट्सएप के थ्रू या सोशल मीडिया के थ्रू, जैसा भी पॉसिबल हो। और कमेंट ज़रूर किया करें, वीडियो पे लाइक किया करें। आप इतना सा सहयोग हमारा करेंगे और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कराएंगे, जितना ज़्यादा आप लोगों की तरफ से हमें अटेंशन मिलेगा उतना ज़्यादा से ज़्यादा हम आप लोगों को कंटेंट प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, ये हमारी गारंटी है। और जो कराया जाएगा वो पेपर में वहीं से आएगा, इस बात के चांसेस भी बहुत हाई हैं। तो आज हम आपसे जो बात करने वाले हैं वो हम बात करने वाले हैं कंपनी लॉ के बारे में। आज हमारा मन है कि हम आपसे कंपनी लॉ के बारे में डिस्कशन करें। तो कंपनी लॉ में हमें क्या पढ़ेंगे आज हम अपना केवल पहला चैप्टर पढ़ेंगे, जिसमें कंपनी का मीनिंग क्या है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होंगे, और कॉरपोरेट विल एक कॉन्सेप्ट होता है, उसके बारे में डिस्कशन मैं आपसे करता हूँ। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन की, और इंट्रोडक्शन में मैं आपसे बात करूं कि ये जो कंपनी है ये वर्ड कहाँ से आया है, तो मेरे बच्चा ये लैटिन भाषा का वर्ड है। ये जो कंपनी वर्ड है ये लैटिन भाषा का वर्ड है, लैटिन भाषा से आया है। और सभी जानते हो लैटिन भाषा के वर्ड जो होते हैं मैक्सिमम यही लिखा मिलता है कि दो शब्दों से मिलकर बने हैं। ठीक है, तो ऐसा ही यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि दो शब्दों से ये मिलकर बना है कंपनी वर्ड, जो उन्होंने ब्रेक कर दिया उसको, और कह रहे हैं इसका मीनिंग ये होता है, इसका मीनिंग ये होता है कि आप क्या करते हैं, एन एसोसिएशन ऑफ पीपल्स टेक देयर ब्रीड टुगेदर, मतलब आप इकट्ठे होकर कोई काम करते हैं, उसका मतलब वहाँ कंपनी होता है। यानी कहते नहीं है कंपनी दे दो हमें यार, हम खाना खा रहे हैं हमें कंपनी दे दो, तो इस तरीके से लैटिन वर्ड है और वहाँ मतलब समूहों का इकट्ठा होना, उसको कंपनी बोलते हैं। अब मैं आपको बताऊं लॉ के बारे में। लॉ क्या होता है? लॉ हम बोलते हैं रूल एंड रेगुलेशन का स्ट्रक्चर, कि कोई रूल एंड रेगुलेशन का जो स्ट्रक्चर है उसको हम लॉ बोलेंगे। कंपनी क्या है? कंपनी मतलब हम जब बिजनेस करते हैं तो बिजनेस हमारे दो तीन कैटेगरी में बांटे जाते हैं, चार पांच कैटेगरी होती है वैसे, जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप हो गई, पार्टनरशिप हो गई, ऐसे ही कंपनी हो गई, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस हो गया। तो ये जो कंपनी वाला बिजनेस है इसमें हम पढ़ेंगे, मतलब ये लॉ है कंपनी लॉ। तो कौन सा लॉ हम पढ़ेंगे, कौन सा रूल एंड रेगुलेशन हम पढ़ेंगे? सारे रूल एंड रेगुलेशन नहीं, केवल वो रूल एंड रेगुलेशन हम आपको यहाँ बताएंगे जो कंपनी से रिलेटेड है, इसलिए नाम है कंपनी लॉ। यानी कंपनी से रिलेटेड रूल एंड रेगुलेशन पढ़ेंगे। लैटिन भाषा का शब्द है जिसका मीनिंग होता है कि टुगेदर आके आप काम करते हैं, उसको बोलते हैं। यहाँ बिजनेस की भाषा में हम बात करते हैं तो ऐसा ही मीनिंग है कि जब कुछ लोगों का समूह मिलकर बिजनेस करता है उसको कंपनी बोलते हैं। फर्दर एक्सप्लेनेशन है क्या क्या राइट होंगे, क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या नहीं कर सकते हैं, किस एक्सटेंट तक आप बिजनेस करोगे, किस दायरे में आपको रहना है, अल्ट्रा वायरस चीज़ें क्या होती हैं, बियॉन्ड द पावर आप नहीं जाएंगे। तो वो सारी बातें लिखी हुई हैं, एक एक्ट बना रखा है उसमें सारी बातें लिखी हुई हैं, ताकि आप बाद में ये ना कहें जी मैंने तो ये बिजनेस चलाया था, इसका नाम कंपनी है, मुझे तो पता नहीं था इसके बारे में, इसलिए लॉ बना रखा है। तो आपको पता होना चाहिए। आप कॉमर्स के बच्चे हैं इसलिए आपको बिजनेस लॉ पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि कॉमर्स वालों को नहीं पता होगा तो फिर किसको पता होगा लॉ के बारे में। तो कंपनी लॉ में होता है क्या है, मैं आपको बता देता हूँ बेटा। ये जो कंपनी है, कंपनी को एक आर्टिफिशियल पर्सन माना गया है। कंपनी एक कैसा पर्सन है? आर्टिफिशियल पर्सन है। आर्टिफिशियल का मतलब ये होता है
कि ये रियल नहीं है, मतलब रियल में एग्जिस्ट नहीं करती। जैसे मैं और आप रियल ह्यूमन बीइंग है, ऐसे कंपनी रियल ह्यूमन बीइंग नहीं है। सर किस पॉइंट ऑफ व्यू पे कह रहे हैं? जैसे मेरा नाम शोभित है, कोई कहता है जाओ शोभित को बुला कर लाओ या शोभित को पकड़ के लाओ, तो आप मुझे ले जा सकते हो। अब जैसे मैं बोलता हूँ रिलायंस कंपनी है और कोई कहता है जाओ रिलायंस कंपनी को पकड़ के लेकर आओ, तो रिलायंस क्या कोई पर्सन तो है नहीं जिसको आप पकड़ के ले आओगे? वो तो क्या है, लॉ की दृष्टि से उसको पर्सन माना गया है लेकिन रियल पर्सन नहीं है। लेकिन सर कंपनी तो बिजनेस करती है, जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप में एक आदमी बिजनेस करता था, कंपनी भी बिजनेस करती है। तो बेटा कंपनी अपने नाम से बिजनेस करती है लेकिन उसको चलाने वाले और लोग होते हैं, जो उसको चलाते हैं वो उसके मेंबर होते हैं। इसलिए कंपनी को बोला गया है आर्टिफिशियल पर्सन, यानी कि ये एक आर्टिफिशियल पर्सन है, इसको क्रिएट बाय लॉ के द्वारा क्रिएट किया गया है। ठीक है, भगवान ने इसको पैदा नहीं किया जैसे आपको और हमको किया है। ठीक है, इस तरीके से कंपनी को बनाने वाला लॉ है, लॉ के एग्जिस्टेंस के बाद ही कंपनी बनती है। तो पहली चीज है हमारा आर्टिफिशियल पर्सन। दूसरा, कंपनी किसके हिसाब से आप बनाएंगे? तो कंपनी जो बेटा है वो गवर्न होती है, गवर्न बाय एन एक्ट। एक एक्ट है जिसके थ्रू कंपनी गवर्न होती है, या तो वो एक्ट है आपका कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है, या उससे पहले वाला कोई भी एक्ट। यानी कि कोई भी कंपनी, हम किसको कंपनी मानेंगे, किसको कंपनी का दर्जा आप दोगे? कोई भी ऐसी संस्था या ऐसी दुकान जो कंपनी एक्ट 2013 के हिसाब से या उससे पिछले वाले किसी एक्ट के हिसाब से रजिस्टर्ड हुई है, उसको हम कंपनी बोलेंगे। जैसे 2013 से पहले 1956 का 1956 आपका एक्ट हुआ करता था, तो ऐसा तो है नहीं कि 2013 एक्ट आ गया तो उसी के बाद 2013 के बाद कंपनी बनी होंगी। 2013 से पहले भी तो कंपनियां होंगी, तो वो तो है नहीं कि वो कंपनी इनवैलिड हो जाएंगी। इसलिए लॉ की डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि वो कंपनी जो 2013 या उसके बाद रजिस्टर्ड हुई हैं और जो उससे पहले भी रजिस्टर्ड हो रखी हैं, वो सारी कंपनी यहाँ कवर होंगी। यानी कि जो भी कंपनियां 1956 एक्ट ने, उससे पिछले किसी एक्ट ने, कंपनी 2013 या उससे पिछले किसी एक्ट ने, कोई भी जो रूल होता है, एक्ट होता है, उसमें टाइम टाइम पे चेंज कर दिए जाते हैं। तो जो कंपनी लॉ है उसमें जो चेंज किया गया था लास्ट, वो चेंज किया गया था 2013 में। तो कंपनी एक्ट में जो चेंज किया गया है मेरे बच्चा, वो 2013 में किया गया है। ठीक है, तो कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, लॉ इसको गवर्न करता है। साथ में और हम बात करते हैं, क्या बात करेंगे हम, कंपनी को जो चलाने वाले लोग होते हैं वो मेंबर होते हैं, कंपनी को रन करते हैं उसके मेंबर्स, और उनकी जो लाइबिलिटी होती है उसको बोला जाता है लिमिटेड लाइबिलिटी। लिमिटेड लाइबिलिटी, लिमिटेड क्या वर्ड है? लिमिटेड का मतलब हो गया, इन हिंदी हम इसको बोलते हैं सीमित। लिमिटेड का मतलब होता है सीमित और लाइबिलिटी का मतलब होता है दायित्व, यानी कि सीमित दायित्व है। अब इस सीमित दायित्व का क्या मतलब निकल के आता है बच्चे? लाइबिलिटी दो तरीके की होती हैं। अगर मैं आपसे बात करूं तो जो जितनी भी हमारे पास लाइबिलिटी होती हैं, लाइबिलिटी हमारी दो तरीके की होती हैं। एक लाइबिलिटी को हम बोलते हैं लिमिटेड और एक लाइबिलिटी को हम बोलते हैं अनलिमिटेड। दो तरीके की लाइबिलिटी होती हैं। मैं आपको बताता हूं कि अनलिमिटेड लाइबिलिटी क्या होती हैं। अनलिमिटेड लाइबिलिटी उन लाइबिलिटीज को कहा जाता है जिसमें, फॉर एन एग्जाम्पल, मैं ये कहता हूं कि आपके पास बिजनेस में जो कंट्रीब्यूशन है, कंट्रीब्यूशन का मतलब जो आपने बिजनेस में पैसा लगा रखा है, मान लेते हैं वो 15,000 का है, बिजनेस में आपका कंट्रीब्यूशन 15,000 का है, और जो बिजनेस का लॉस आपके हिस्से में आया है, शेयर में आपके हिस्से में जो लॉस है या लोन है व्हाटएवर या लाइबिलिटी है, तो जो आपके हिस्से की लाइबिलिटी है वो 20,000 है और आपने कंट्रीब्यूशन कितने का कर रखा है? 15,000 का। इसका मतलब आपके ऊपर जो कर्जा चढ़ा हुआ है बिजनेस में वो 20,000 तक का है, और जबकि आपने बिजनेस में केवल 15,000 रुपए ही लगा रखे हैं। इन दैट केस क्या होगा, ये जो बेटा 5,000 रुपए की कमी है,
5,000 रुपये का डेफिसिट है, इसकी भरपाई करने के लिए आपकी प्राइवेट एसेट्स को भी यूज किया जाएगा। आपकी प्राइवेट एसेट्स को भी हम यूज कर लेंगे। मतलब आपका घर, आपके घर का सोफा, आपका टीवी, आपकी कार, जितनी भी प्राइवेट एसेट्स हैं उन सबको रियलाइज करके बेच के आपकी इस लाइबिलिटी की पेमेंट की जाएगी। ऐसी लाइबिलिटी को बोलते हैं अनलिमिटेड लाइबिलिटी। दूसरा वर्ड होता है हमारा लिमिटेड लाइबिलिटी। लिमिटेड लाइबिलिटी का वर्ड मतलब होता है कि जितना हमने कंट्रीब्यूशन किया है या जितना हमने गारंटी दी है या जितना हमारा कंपनी में शेयर है, हमारी गारंटी, हमारी लाइबिलिटी वहीं तक फिक्स्ड है। हम उसके ऊपर जिम्मेदार नहीं हैं, हम उसके ऊपर जिम्मेदार नहीं होंगे। उससे ज़्यादा का अगर लफड़ा है तो हम नहीं जानते हैं। तो इन दैट केस इसी एग्जाम्पल को मैं यहाँ लाता हूँ कि बिजनेस में कंट्रीब्यूशन शेयर 15,000 का है, हमारे हिस्से का लोन 20,000 का है, तो हम केवल 15,000 तक ही लाइबल हैं, उससे ऊपर लाइबल नहीं है। तो ये होता है हमारा लिमिटेड और अनलिमिटेड लाइबिलिटी का कॉन्सेप्ट। उसके बाद हम बात करते हैं मेरे बच्चा, उसके बाद हम बात करते हैं परपेचुअल सक्सेशन। उसके बाद हम बात करते हैं परपेचुअल सक्सेशन। इस वर्ड के बारे में हम बात करते हैं कि ये क्या है। चलो जी, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं कि ये क्या ड्रामा है या ये क्या है। ठीक है, तो बेटा ये क्या होता है, बी केयरफुल। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब होता है कि बी केयरफुल सभी बच्चे, इसका मतलब होता है बी केयरफुल कि किसी भी कंपनी के अंदर कोई न्यू मेंबर एंट्री ले, बी केयरफुल, या कोई पुराना मेंबर एग्जिट करके चला जाए। ठीक है, कोई पुराना मेंबर एग्जिट करके चला जाए, कोई नया मेंबर एंट्री ले ले, कंपनी की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कंपनी पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कंपनी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कंपनी में कोई आए, कंपनी में कोई चला जाए, कंपनी तो सर एज यूजुअल काम करती रहती है, कंपनी एज यूजुअल वर्क करती रहती है। कंपनी की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतलब मेंबर की एंट्री या मेंबर का एग्जिट कंपनी के वर्क को इफेक्ट नहीं करता है। ये भी कंपनी का एक अच्छा कैरेक्टरिस्टिक्स है कि मेंबर बदलते रहें, पुराने जाते रहें, नए आते रहें, तो कंपनी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दैट इज परपेचुअल सक्सेशन। ठीक है, हमने लिमिटेड लाइबिलिटी के बारे में बात किया, परपेचुअल सक्सेशन के बारे में बात किया। इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन, जो मैंने कहा था ना गवर्न, इसको हम ये बोल सकते हैं गवर्न बाई एक्ट, कि ये किसके द्वारा गवर्न होती है, गवर्न बाई एक्ट। ये एक्ट के द्वारा गवर्न होती है। कंपनीज एक्ट 2013 या उससे पहला कोई एक्ट है उसके अंडर में ये रजिस्टर्ड होती है। ये सारी बातें जो हैं ये कंपनी की कैरेक्टरिस्टिक्स को रिप्रेजेंट करती हैं। अब हम बात करते हैं सेपरेट लीगल एंटिटी। अब हम बात करते हैं सेपरेट लीगल एंटिटी या इसको बिजनेस एंटिटी भी बोलते हैं। सेपरेट लीगल एंटिटी या इसको बिजनेस एंटिटी भी बोलते हैं। सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब होता है कंपनी में जो कॉन्सेप्ट है वो कहता है कंपनी और उसके मेंबर ये दोनों अलग अलग हैं। ये बीच में एक दीवार डाली हुई है, काइंड ऑफ कर्टन, जैसे एक तरीके से पर्दा डाला हुआ है जो कह रहा है कंपनी अलग है और उसके मेंबर अलग हैं। इतनी सी बात ये बोल रहा है। सेपरेट लीगल एंटिटी या बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट कहता है कि कंपनी अपने मेंबर से, कंपनी अपने मेंबर से सेपरेट होती है, कंपनी अपने मेंबर से सेपरेट होती है। कंपनी और कंपनी के मेंबर एक नहीं है। मतलब
वो मेंबर जो कंपनी को ऑपरेट कर रहे हैं वो ये ना समझ ले कंपनी हमारे बाप की जागीर है, हम जो चाहें कंपनी में करेंगे। ठीक है, उनकी लायबिलिटी को एक तरीके से बढ़ाने के लिए, जिम्मेदारी को बढ़ाने के लिए उन्हें बताया गया है केवल कंपनी केवल आपकी नहीं है, आप चला रहे हो, लेकिन और भी लोग हैं जिन्होंने कंपनी में पैसा लगा रखा है, जिन्होंने कंपनी को लायबिलिटी दे रखी है, जो लोन वाले हैं, जो डिवेंचर वाले हैं, जो शेयर होल्डर हैं और कोई भी हैं, जो क्रेडिटर्स हैं, वो भी कंपनी के मेंबर ही हैं। लेकिन रन तो वो करते हैं जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं, सारे मेंबर रन थोड़ी करते हैं। कुछ मेंबर जिनका बीओडी बन जाता है, जो डायरेक्टर्स होते हैं, वो कंपनी को रन करते हैं। तो ये बताया जा रहा है भैया अलग हैं, कंपनी अलग है और उसके मेंबर अलग हैं, किसी के बाप की जागीर नहीं है। तो आप ये समझ के काम मत करना कि हमारी कंपनी हम कुछ भी करें, सब लोगों की कंपनी है, इसलिए सेपरेट है। कंपनी इज सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर्स, इतनी सी बात को सेपरेट लीगल एंटिटी के अंदर रखा गया है। सेपरेट लीगल एंटिटी के अंदर एक केस स्टडी है सालेमन की, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो मैंने यहाँ रख दी है। ये सालोमन साहब, कोई सालोमन वर्सेस सालोमन कोई व्यक्ति थे उस समय पर जो सोल प्रोप्राइटरशिप का बिजनेस करते थे, उन्होंने उसको कंपनी में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, कोई जूते का उनका बिजनेस था, उन्होंने उसको कंपनी में कन्वर्ट कर दिया और अपने पैसे लगा दिए। उन्होंने क्या करा, जो पैसे जो ट्रांसफर किया बिजनेस को, तो जो कंपनी बनाई उसके कुछ उन्होंने डिवेंचर का फ्लोटिंग, मतलब एसेट्स के ऊपर डिवेंचर का कुछ फ्लोटिंग चार्ज रखा, जिसको गिरवी बोलते हैं, सिक्योरिटी अगेंस्ट डेट जो हम बोलते हैं, वो रख दिया और कुछ पैसे कंट्रीब्यूट कर दिए। धीरे धीरे कंपनी चलती रही, लॉस हुआ, बहुत हैवी लॉस हो गया, एसेट्स कम पड़ गई, लाइबिलिटी ज़्यादा थी। तो जो सालेमन साहब हैं उन्होंने क्या करा कि जो उन्होंने सिक्योरिटी दी थी वो वाली अमाउंट निकाल ली। पहले होता क्या है, जब हम पेमेंट करते हैं तो लिक्विडेशन एक्ट होता है, लिक्विडेशन एक्ट के हिसाब से एक लिस्ट बनी हुई है कि ऐसे ऐसे पैसा वापस होगा। तो जो डिवेंचर्स होते हैं उनका पैसा पहले वापस कर दिया जाता है, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स का पैसा बाद में वापस कर किया जाता है। तो सालेमन साहब ने जो कंपनी के डिवेंचर खरीद रखे थे उन्होंने उनका पैसा पहले वापस ले लिया। तो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स ने ये क्लेम कर दिया कि ये तो सालेमन जो है इसने खुद तो कंपनी बनाई है, तो ये और कंपनी तो एक ही आदमी है, इसलिए इसको डिवेंचर की पेमेंट पहले ना की जाए क्योंकि ये दोनों एक ही हैं। लेकिन लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि सेपरेट लीगल एंटिटी कहता है नहीं दोनों अलग अलग हैं, तो उनकी वो पेमेंट वैलिड मानी गई। तो ये एक केस है सालेमन साहब का। इस केस का आप अगर रेफरेंस दे देंगे सेपरेट लीगल एंटिटी में तो बड़ा अच्छा इम्पैक्ट पड़ जाएगा। तो हम क्या पढ़ रहे थे, हम कंपनी के बारे में पढ़ रहे थे कि कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन होती है, कंपनी के मेंबर्स की लिमिटेड लाइबिलिटी होती है, कंपनी में परपेचुअल सक्सेशन का कॉन्सेप्ट होता है, कंपनी में सेपरेट लीगल एंटिटी होती है और कंपनी गवर्न बाय एक्ट होती है। ये सारी बातें हमने पढ़ी हैं, इन सबको कंपनी की कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं। इन सारी बातों को इकट्ठा कर देंगे तो कंपनी की डेफिनेशन बन जाएगी कि कंपनी क्या है। कंपनी वो है जो कंपनी एक्ट 2013 या उससे पहले किसी लॉ ने फ्रेम की है। कंपनी का अपने मेंबर से सेपरेट एंटिटी होता है, मेंबर्स के आने जाने का कंपनी पे फर्क नहीं पड़ता है। इस तरीके से हम पूरी डेफिनेशन फ्रेम कर देंगे। ठीक है, पूछा जाएगा कैरेक्टरिस्टिक्स तो इन्हीं बातों को पॉइंट में लिख देंगे। मैंने यहाँ मार्क करा हुआ है सेपरेट लीगल एंटिटी मतलब मेंबर और कंपनी अलग अलग हैं। आर्टिफिशियल पर्सन, कंपनी कोई रियल पर्सन नहीं है, कंपनी को लॉ ने फ्रेम किया है। जैसे मैं और आप हैं, हमें भगवान ने भेजा है, हम आर्टिफिशियल नहीं है, हम रियल पर्सन हैं। कोई हमें बुला कर ले जाएगा, हम जाएंगे। लेकिन आप ये कहोगे जरा रिलायंस को मेरे सामने प्रकट किया जाए, मेरे सामने पकड़ के लाया जाए, तो रिलायंस कोई आदमी नहीं है जो आपके सामने लाया जाए, पर रिलायंस काम करती है। क्यों? क्योंकि लॉ ने उसको पर्सन माना हुआ है, तो आदमियों की तरह काम करती है, आदमी है नहीं, दैट्स वाई इसको बोलते हैं आर्टिफिशियल पर्सन। साथ में कॉमन सील, कॉमन सील मतलब ठप्पा, कंपनी का एक ठप्पा बना हुआ है, एक कंपनी की सील होती है, जिस पेपर पे वो सील लगा दी जाती है उस डॉक्यूमेंट को कंपनी का डॉक्यूमेंट माना जाता है, वो लीगल कंपनी का डॉक्यूमेंट हो जाता है। कोई भी डॉक्यूमेंट पे ब्लैंक्ड है, कंपनी का नहीं है, जब कंपनी की सील लग जाएगी तो वेरीफाइड होगा कि वो कंपनी का डॉक्यूमेंट होगा। तो लिख सकते हैं कि कंपनी की एक कॉमन सील होती है, जिस भी डॉक्यूमेंट पर वो लगा दी जाती है वो कंपनी का डॉक्यूमेंट माना जाता है। ठीक है, लिमिटेड लाइबिलिटी होती है, जितना कंट्रीब्यूशन दिया है उतने तक के लिए लाइबल है। लाइबिलिटी का मतलब अगर लॉस वगैरह होते हैं, जिम्मेदारी जो है उधारी,
तो उतनी उधारी के लिए लाइबल हैं जितना पैसा लगाया है। अगर उधारी ज़्यादा हो जाती है लगाए हुए पैसे से तो उतने के लिए ही लाइबल है जितना हमने लगाया, ज़्यादा के लिए लाइबल नहीं है। परपेचुअल सक्सेशन आना जाना लगा रहेगा मेंबर्स का, कंपनी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स का मतलब होता है कि कंपनी के जो कैपिटल होती है वो डिवाइडेड होती है, डिवाइडेड इनटू शेयर्स। कंपनी अपनी कैपिटल को शेयर्स में डिवाइडेड रखती है जिसको हम शेयर कैपिटल बोलते हैं। और वो जो शेयर कैपिटल होती है वो फॉर एन एग्जाम्पल ऐसे हो सकती है ₹5 पर शेयर, ₹10, ₹15, जनरली 5 के फ्रैक्शन में होती है। ऐसे नहीं है ₹3 का शेयर, ना 5, 10, 15 इस तरीके से होगी। ठीक है, तो ये चीज़ आप ढंग से पढ़ के चलेंगे। वो चीज़ जो मैंने एक्सप्लेन की हुई है यहाँ PDF में भी यहाँ पर लिखी हुई हैं, जितनी भी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन की हैं वो सब यहाँ लिखी हुई हैं। वीडियो ख़त्म हो जाने के बाद में दोबारा पॉज करके आप इन सारी बातों को नोट कर लेना ताकि कोई दिक्कत ना। एक्सप्लेनेशन समझने के लिए आप क्या लिखोगे फिर भी वर्डों को नोट करके चलोगे तो थोड़ा सा बेटर रहेगा। ठीक है, इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन यानी कि कंपनी वो है जो लॉ ने क्रिएट किया है, और इसमें इसने साथ में इसने बताया हुआ है कि कंपनी में मिनिमम कितने, जैसे प्राइवेट और पब्लिक 2 कंपनी होती हैं, तो प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 मेंबर होते हैं और पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 मेंबर होते हैं। तो ये वाली बात आगे आ जाएगी। ठीक है, लिमिटेड लाइबिलिटी वाली बात यहाँ लिखी हुई है। परपेचुअल सक्सेशन आपको अभी बताया है। कॉमन सील ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ द शेयर्स, इतना हो गया कंपनी की कैरेक्टरिस्टिक्स का मामला। ठीक है, तो हम लिख देंगे सारी के सारी चीज़ों को जोड़ के एक डेफिनेशन बना देंगे, पॉइंट्स में उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाएंगे। अब बात करते हैं लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल। अभी हमने आपसे बात की थी कि कंपनी और उसके मेंबर अलग अलग होते हैं, ये वाली बात आपको सेपरेट लीगल एंटिटी ने बताई थी। भाई अभी हमने क्या पढ़ा था, हमने सेपरेट लीगल एंटिटी का एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था। उसमें उसने कहा था कंपनी और उसके मेंबर अलग अलग हैं। ये कंपनी है और ये उसके मेंबर हैं, ये दोनों अलग अलग हैं। बेटा ये बीच में, ये जो दोनों के बीच में जो दीवार लगाई गई है, कंपनी और उसके मेंबर के बीच में ये जो दीवार लगाई गई है, इसी को बोलते हैं हम कॉर्पोरेट विल। ठीक है, इसी का नाम है हमारा कॉर्पोरेट विल। ये जो दोनों के बीच में दीवार लगाई गई है इसी को हम कॉर्पोरेट विल बोलते हैं। यानी कि एक तरीके से कंपनी और उसके मेंबर के बीच में कर्टन का एक काम करता है जिसको हम कॉर्पोरेट विल बोलते हैं। ठीक है, जैसे देखें डेफिनेशन में, अ कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी, कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, एंड द कॉर्पोरेट विल इज अ कर्टन बिटवीन कंपनी एंड इट्स मेंबर। और कंपनी और उसके मेंबर के बीच में कर्टन का काम करता है, उसी को कॉर्पोरेट विल बोलते हैं। जनरली ये इसलिए बना रखा है कि आपने जिस पर्पज के लिए कंपनी को रजिस्टर किया, देखो कंपनी चला रहे हो, आपका काम प्रॉफिट मोटिव का है, आप प्रॉफिट कमाना चाहते हो, लेकिन प्रॉफिट शुड बी इन एथिकल मैनर और प्रॉफिट शुड बी एज पर द कंडीशन ऑफ द लॉ या एज पर द लीगल कॉन्सेप्ट। ऐसा नहीं है आप इलीगल कुछ काम करके प्रॉफिट कमा सकते हो। तो बार बार ये राइट है कंपनी एक्ट 2013 में या उससे पहले वाले एक्ट में भी था कि ये पावर दी गई है कि गवर्नमेंट जब चाहे आकर ये चेक कर सकती है कि आप उसी ऑब्जेक्टिव के लिए काम कर रहे हो ना जिस ऑब्जेक्टिव के लिए आपने कंपनी को रजिस्टर किया था। ऐसा तो नहीं है किसी और ऑब्जेक्टिव के लिए रजिस्टर किया था, कुछ और काम कर रहे हो। ऐसा तो नहीं है कोई एनिमी कंट्री का कोई मेंबर हमारे यहाँ कोई कंपनी रजिस्टर करा के चलवा हमारे भारत के मेंबर से रहा है लेकिन कंट्रोल वहाँ से कर रहा है। तो इस तरीके की कुछ चीज़ें ना हो, इसलिए चेक कर लिया जाता है आके कि कंपनी में एथिकल चीज़ें हो रही हैं, एज पर लॉ चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं, अल्ट्रा वायरस ट्रांजेक्शन तो नहीं है, बियॉन्ड द पावर जाके तो काम नहीं हो रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों को चेक किया जाता है जिसको बोलते हैं लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल। कॉर्पोरेट विल का मतलब कि जो कर्टन है कंपनी और उसके मेंबर के बीच में, उसको कॉर्पोरेट विल बोलते हैं। लिफ्टिंग का मतलब जब हम उसको उठाकर देखते हैं कि अंदर सही चल रहा है या नहीं चल रहा है। जैसे पर्दा लगा हुआ है, आप बाहर बैठे हुए हैं, एक पर्दा लगा हुआ है, तो बाहर वाले में और अंदर वाले के कमरे में मान लेते हैं कितना अंतर है उस पर्दे का। अगर आपको ये लग रहा है कि अंदर कुछ गलत हो रहा है तो आप उसको हटाकर देखेंगे। इसी तरीके से कंपनी क्या है ये देखेगी, मेंबर्स और कंपनी में जो काम चल रहा है वो ऑब्जेक्टिव के हिसाब से, लॉ के हिसाब से, रूल एंड रेगुलेशन के हिसाब से। ऐसा तो नहीं है कोई एनिमी कंट्री उसको कर रहा है
चला रहा है, या ऐसा तो नहीं है कि आप टैक्स चोरी के पर्पज से कंपनी बनाई है, यानी कि आपका कुछ फ्रॉडुलेंट करने का मोटिव तो नहीं है, तो उसको आकर बीच बीच में चेक किया जाएगा। उसी को बोलते हैं, जब ऐसा का डाउट होगा और आकर चेक करेंगे उसको बोलेंगे लिफ्टिंग ऑफ विल। अब जब लिफ्टिंग करेंगे तो उसके क्या क्या इम्पैक्ट होंगे, तो दो बातें वो बोल रहा है कि 2 तरीके की कंडीशन हो सकती हैं। ध्यान देना, 2 तरीके की कंडीशन हो सकती हैं। यहाँ हेडिंग बनी हुई हैं दुनिया भर की, जरूरी नहीं है आप इसी तरीके से लिखें जैसे ये जुडिशियल इंटरप्रिटेशन और स्टैच्यूटरी प्रोविजन करके लिखा हो, नहीं, आप सीधा हेडिंग भी लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन पूछेगा कि इम्पैक्ट क्या होंगे कॉर्पोरेट विल के, या किस टाइम पे कॉर्पोरेट विल की लिफ्टिंग की जा सकती है, तो वो सारी चीज़ें हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, पहला जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है डिटर्मिनेशन ऑफ द कैरेक्टर ऑफ अ नेचर ऑफ कंपनी। इसमें वो कह रहा है कि ये चेक किया जाएगा कि जो कंपनी काम कर रही है, उसका रियल कंट्रोल किसके पास है। ऐसा तो नहीं है उसका रियल कंट्रोल किसी एनिमी ट्रेड, कोई एनिमी कंट्री का आदमी ट्रेड उसको कंट्रोल कर रहा हो। ठीक है, तो आपके कॉरपोरेट को रियली कौन चला रहा है, आपके बिजनेस को कौन चला रहा है, ये चेक किया जाएगा। ऐसा तो नहीं है चाइना ने कोई भारत का आदमी पकड़ के कंपनी रजिस्टर करवा ली और उसको मॉनिटर चाइना कर रहा है, तो इस तरीके की चीज़ें भी हम चेक करेंगे। उसके बाद बेनिफिट्स ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ रेवेन्यू। इसका मतलब ये हुआ कि हम ये चेक करेंगे कि आपने जो कंपनी रजिस्टर की हुई है कहीं ऐसा तो नहीं है टैक्स इवेजन के पॉइंट ऑफ व्यू से की हुई है। कुछ लोग, क्या होता है, एक ही लोग आदमी काम करने वाला होता है और वो अपनी कंपनी की ट्रांजैक्शन 4-5 जगह घुमा देता है, और हर जगह अलग अलग, यानी कि ट्रांजैक्शन घुमाने का काम कर रहा है, जिसका सिंपल सा उसका मोटिव ये होता है कि वो टैक्स का इवेजन करना चाहते हैं। तो हम सिंपली भी लिख सकते हैं कि ऐसा तो नहीं है कि कोई कंपनी है जिसको कंट्रोल बाय द एनिमी। हम सीधी हेडिंग भी बना सकते हैं कि ये चेक करने के लिए वेदर कंपनी इज कंट्रोल बाय द एनिमी कंट्री, इस तरीके से हेडिंग बना के, या इसलिए भी आपका लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल हो सकता है ड्यू टू टैक्स इवेजन, की टैक्स इवेजन के लिए आप कर रहे हो, या ड्यू टू फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन, या ड्यू टू फ्रॉड, आप अगर आपने कोई फ्रॉड कर रखा, फ्रॉड वगैरह तो नहीं चल रहा कंपनी में, उसके लिए, या फ्रॉड की प्रिवेंशन करने के लिए। भाई आकर चेक करेंगे कि ऐसा तो नहीं हो रहा, इस तरीके का काम तो नहीं हो रहा, कोई आप ऐसा काम तो नहीं कर रहे जो सोशल वेलफेयर के खिलाफ हो, कोई ऐसा काम तो नहीं कर रहे जो कोर्ट में परमिसेबल ना हो या एज पर लॉ ना हो, और आप इस तरीके का कोई काम कर रहे हो। यानी कि सिंपल सी वो एथिकल चीज़ें हैं कि आपने, सिंपल हम ये भी लिख सकते हैं, जिस ऑब्जेक्टिव के लिए कंपनी रजिस्टर की गई है उस ऑब्जेक्टिव के हिसाब से काम करें, टैक्स इवेजन करना हमारा ऑब्जेक्टिव ना हो, फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन ना हो, कंट्रोल्ड बाय एनिमी कंट्री ना हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम सिंपल भी लिख सकते हैं। तो इसमें सारी की सारी ये जो हेडिंग है आप उनको उठा के एक्सप्लेन कर दोगे। साथ में कुछ स्टैच्यूटरी प्रोविज़न और हैं कि कब लिफ्टिंग कर सकते हैं। ये जब आप ऊपर वाली जो बातें लिखी थी वो सोशल वेलफेयर के हिसाब से कोर्ट का डिसीजन था कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। स्टैच्यूटरी प्रोविज़न यहाँ पर ऐसा तो नहीं है कि जो लॉ में लिखा हुआ है आप लॉ के अगेंस्ट जा रहे हो। लॉ के अगेंस्ट मतलब कि कहीं ऐसा तो नहीं है, जैसे अभी हमने कहा कि प्राइवेट कंपनी के लिए मिनिमम 7 मेंबर हैं, प्राइवेट कंपनी के लिए मिनिमम 2 मेंबर होते हैं, और पब्लिक कंपनी के लिए मिनिमम 7 मेंबर होते हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि आपने अपने मेंबर्स की लिमिट में इतना रिडक्शन कर दिया कि वो मिनिमम से भी नीचे पहुंच गए। तो रिडक्शन ऑफ द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स ये चेक करने के लिए भी लिफ्टिंग कर सकते हैं। होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी रिलेशनशिप, होल्डिंग एंड सब्सिडरी बोलते हैं जब कंपनी, कोई एक कंपनी दूसरी कंपनी पर अपना होल्ड रखती है। जब एक कंपनी दूसरी कंपनी पर अपना होल्ड रखती है डिसीजन मेकिंग में, या वहाँ पर उसका कैपिटल इन्वेस्टमेंट बहुत हाई होता है, तो ऐसी कंपनियों का आपस में रिलेशन जो होता है उसको होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनी बोलते हैं। जिस कंपनी ने, जैसे कंपनी ए ने अपना पैसा लगा रखा है इस कंपनी 2 के अंदर में, या कंपनी 1 जो है वो इसकी डिसीजन मेकिंग में कंट्रोल रखती है कि कुछ भी डिसीजन होगा, इतनी इन्वेस्टमेंट है, ये उसको कंट्रोल करेगी, तो कंपनी 1 होल्डिंग कंपनी हो जाएगी और कंपनी 2 सब्सिडरी कंपनी हो जाएगी। तो होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनी का रिलेशनशिप भी चेक करने के लिए लिफ्टिंग किया जाएगा कि कहीं कुछ इलीगल तो नहीं है। इन्वेस्टिंग ऑफ द ओनरशिप इन द कंपनी की ओनरशिप के बारे में इन्वेस्टिगेट करना हो, उसके लिए भी लिफ्टिंग किया जा सकता है।
डायरेक्टर्स विद अनलिमिटेड लाइबिलिटी। जनरली कंपनी के डायरेक्टर्स की लाइबिलिटी, कंपनी के जो मेंबर्स होते हैं उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है, लेकिन अगर कुछ अनलिमिटेड लाइबिलिटी वाले डायरेक्टर्स हैं तो उनको भी चेक करने के लिए हम लिफ्टिंग कर सकते हैं। इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं इन द अफेयर्स ऑफ कंपनी में। फ्रॉडुलेंट कंडक्ट ऑफ द बिजनेस, कोई फ्रॉडुलेंट काम तो नहीं कर रहे हैं, इसके लिए भी लिफ्टिंग की जा सकती है। फेलियर टू रिटर्न एप्लीकेशन मनी। जनरली क्या होता है, अगर जब हम शेयर इशू करते हैं तो शेयर इशू करने के बाद में हमें मिनिमम सब्सक्रिप्शन 90% मिलना ज़रूरी है। मीन्स अगर हमने 10,000 शेयर्स का इन्विटेशन भेजा है तो हमें कम से कम 9,000 एप्लीकेशन मिलनी बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज हमें अपनी एप्लीकेशन प्रोसेस को रिजेक्ट करना पड़ता है और मनी को 30 दिन के अंदर अंदर रिफंड करना पड़ता है। तो अगर कंपनी एप्लीकेशन मनी रिफंड नहीं करती है या जो एक्सेस पैसा आया है उसको रिफंड नहीं करती है तो भी लिफ्टिंग करके देखी जा सकती है कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों पैसा रिफंड नहीं कर पा रहे हैं। मिस रिप्रेजेंटेशन इज प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस एक डॉक्यूमेंट होता है, ये चीज़ें आगे फिर से आएंगी, वहाँ इनका मीनिंग आप फिर बहुत अच्छे से समझ जाओगे। मिस रिप्रेजेंटेशन इन प्रोस्पेक्टस का प्रोस्पेक्टस एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसमें कंपनी अपने बारे में बताती है। जैसे कोई सिक्योरिटी कंपनी को इशू करनी है तो सिक्योरिटी की सारी डिटेल, कितने शेयर्स हैं, कैसे बेचेंगे, फुल्ली पेड अप कितने हैं, पार्टली पेड अप कितने, सारी की सारी कितना इनविटेशन वो दे रही है, वो सब। जैसे स्कूल में जाते हो ना एडमिशन के लिए, प्रोस्पेक्टस लेते हो, सब कुछ लिखा रहता है इस तरीके से। तो कहीं प्रोस्पेक्टस में कुछ गलत, मिस रिप्रेजेंटेशन का मतलब कुछ झूठ तो नहीं लिखा हुआ। अगर लिखा हुआ है प्रोस्पेक्टस में कोई झूठ है तो फिर लिफ्टिंग ऑफ विल किया जा सकता है। ठीक है। मिस डिस्क्रिप्शन ऑफ नेम, कंपनी के नेम में कुछ गड़बड़ी है तो कर सकते हैं। प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट में हमें कुछ गड़बड़ी लग रही है तो लिफ्टिंग कर सकते हैं। अल्ट्रा वायरस ट्रांजैक्शन का मतलब होता है अगर कोई हमने बियॉन्ड द पावर, अपनी औकात से, यानी कंपनी की जो लिमिट थी उसके ऊपर जाके कोई काम कर दिया तो उनको अल्ट्रा वायरस ट्रांजैक्शंस बोलते हैं। तो अगर अल्ट्रा वायरस ट्रांजैक्शन है तो भी लिफ्टिंग ऑफ विल हो जाएगा। ठीक है। और ये सारी बातें, यानी कि हम सिंपल ये हेडिंग बना देंगे कि इन केसेस में कंपनी का लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल हो सकता है। बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल का पेपर में आ जाता है, ऐसे पूछ लेगा कि लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल क्या है और किन किन केस में कर सकते हैं, या इसके क्या क्या इम्पैक्ट होंगे, या कब लिफ्टिंग होती है। या फिर ये पूछ लेता है कंपनी से आप क्या समझते हैं, कंपनी की डेफिनेशन देते हुए उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को एक्सप्लेन कीजिए। देखो, अगर बड़ा क्वेश्चन आता है और आपके पास कंटेंट इतना नहीं है, जैसे बड़ा क्वेश्चन है तो 4-5 पेज आपके 5 या 6 पेज तो कम से कम फिल होने चाहिए। लेकिन अगर पेज फिल इतने नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि हम CCS में है ना, तो अगर पेज फिल नहीं हो पा रहे हैं तो अपना कंटेंट लिखने के बाद रिलीवेंट चीज़ें लिख दो। जैसे हम लिफ्टिंग ऑफ विल के बारे में, कॉर्पोरेट विल के बारे में पूछ रहा है तो कॉर्पोरेट विल के बारे में एक्सप्लेनेशन करते हुए हम उसको घुमा फिरा के ले जाएं कि वैसे कंपनी ये होती है, कंपनी की कैरेक्टरिस्टिक्स ये होती हैं, ठीक है, और उनको एक्सप्लेन कर दें और कॉर्पोरेट विल को भी एक्सप्लेन कर दें। तो इस तरीके से पेज हम भर सकते हैं, उसका भी बड़ा फ़ायदा हमें मिलता है। और उससे थोड़ा बल्कि, हमारा कॉन्सेप्ट थोड़ा बल्कि होना चाहिए। जो हम लिख रहे हैं थोड़ा बल्कि में लिखेंगे तो नंबर कहीं ना कहीं थोड़े से अच्छे आ जाते हैं, ऐसा हमने सुना है, देखा है। तो आप रिलीवेंट चीज़ों को जो आपको आती हैं उसी टॉपिक की रिलीवेंट चीज़ों को भी जरूर लिखा करें। ठीक है बेटा। तो ये वीडियो को अपने साथियों के साथ, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। जो क्वेश्चन करा रहा हूँ उनको अच्छे से कर लें, पेपर में आने के चांसेस उनके बहुत हाई हैं। अब हम आपको इसके बाद टैक्स की क्लास प्रोवाइड करेंगे। टैक्स का पहला चैप्टर जो रेजिडेंशियल स्टेटस है वहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो उसको एक्सप्लेन करके ढंग से देंगे। आप बेटा वीडियो में कमेंट करके लास्ट में ज़रूर बताएं और लाइक भी करें वीडियो को। ये कमेंट करें कि किस टॉपिक पे आपको क्लास पहले चाहिए, कॉस्ट में किस टॉपिक की क्लास चाहिए, या टैक्स पे किस टॉपिक की क्लास चाहिए। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें सोशल मीडिया पे या अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, जहाँ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। जितने ज़्यादा लोग जुड़ जाएंगे हम उतना ज़्यादा कॉन्सेप्ट आपको यहाँ प्रोवाइड करा देंगे, जिससे आपकी भी बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी और हमारी भी हेल्प हो जाएगी। क्योंकि ऐसे ही अगर आप जुड़ेंगे तो 3rd ईयर का कॉन्सेप्ट भी हम आपको इसी तरीके से प्रोवाइड करेंगे। ठीक है बच्चों, तो बस इतना सा करना है कि लाइक करते रहें, कमेंट करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और हम आपको ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे। तब तक के लिए घर रहें और देखते रहें।